गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में। इसके लिए हम क्या करेंगे, आज फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक क्या है, पिंड है, बॉडी है, निकाय है, सिस्टम है, जो कि किससे मिलकर बना होगा, कणों से मिलकर बना होगा, पार्टिकल से मिलकर बना होगा। ठीक है, इन पार्टिकल के क्या होंगे, द्रव्यमान, जैसे इसका m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है। ठीक है, ऐसे ही ये एक पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान कितना है, mi है। ठीक है, mi यानी कि इसका जो मास है आयु कण का वो कितना है, mi है। घूर्णन अक्ष होता है, घूर्णन अक्ष क्या होता है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में ये पिंड जो है वो क्या करता है, घूर्णन गति करता है, रोटेशनल मोशन करता है, वो घूर्णन अक्ष होता है। अब देखो पिंड कैसे घूमेगा, ये वाला जो है भाग ये पीछे जाएगा तो ये फिर आगे आएगा, फिर ये पीछे जाएगा फिर वो आगे आएगा। तो इस तरीके से ये क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है, घूर्णन करता रहता है। तो इस पिंड की जो गतिज ऊर्जा है ना, वो क्या होगी हमारे पास, जब ये घूर्णन कर रहा है वो ही हमें क्या करनी है, पता लगानी है। तो देखो इसको हम कैसे समझा सकते हैं कि माना एक हमारे पास क्या है, पिंड है जो ओमेगा कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्या होंगे, कण होंगे। हम कौन सा कण ले रहे हैं, आइवा पार्टिकल ले रहे हैं, आइवा कण ले रहे हैं। आइवे कण के लिए हमारे पास हम क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं किस किस के बीच में, कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच में, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन देखते हैं। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में क्या देखते हैं, संबंध देखते हैं। ठीक है, और ये जो संबंध होता है, ये जो पिंड है ना वो ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। जब ये जो सिस्टम है हमारे पास, ये जो निकाय है, पिंड है, ये घूमता है ना ओमेगा कोणीय वेग से, तो इसका प्रत्येक कण, प्रत्येक पार्टिकल भी ओमेगा कोणीय वेग से क्या करता है, घूर्णन करता है। कितने वेग से घूर्णन करता है, ओमेगा कोणीय वेग से क्या करता है, घूर्णन करता है। इसका जो रेखीय वेग होगा ना आइवे कण का, वो क्या होता है, वी आई इज इक्वल टू, और ये जो फॉर्मूला लिखते हैं रिलेशन के द्वारा देखते हैं, वो क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर हाई वेक्टर। ठीक है, तो ये जो आइवा कण है इसकी घूर्णन अक्ष से जो दूरी है ना वो कितनी है, आर आई है। ठीक है, घूर्णन अक्ष से दूरी यानी जिस अक्ष के चारों ओर ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, जिस एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रहा है, तो उस एक्सिस से जो डिस्टेंस है ना किसकी, आइवे कण की, वो कितनी है, आर आई है। आइवे कण का मास या द्रव्यमान कितना है, एम आई है। और ये सारे के सारे पार्टिकल हमेशा कितने वेग से घूर्णन कर रहे होंगे, ओमेगा कोणीय वेग से ही घूर्णन कर रहे होंगे। ठीक है, ओमेगा फिक्स होगा सभी के लिए। अगर हम आइवे कण का क्या निकालें, रेखीय वेग निकालें, तो इनमें क्या संबंध होता है, वी आई इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर आई, यानी कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है ये v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर आई। बस यहाँ पर किसकी लिखी है हमने, आइवे कण की लिखी है। अब हम
इजली आई वे कण की क्या निकाल सकते हैं, आई वे पार्टिकल की क्या निकाल सकते हैं, गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई आई केवल एक कण की है, आई व कण। मान लो ये जो निकाय है उसमें एन कण है, 20 कण है, 20 में से कोई भी एक कण की निकाल लो तो क्या होगी, ई आई इज इक्वल टू हाफ एम आई, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 m वी स्क्वायर, तो 1/2 mi वी आई क्या स्क्वायर होती है, ठीक है, 1/2 mi वी आई स्क्वायर होती है। अब ये तो एक कण की है, अगर आपको पूरे पिंड की निकालनी है तो मैंने आपको बताया था क्या लगा देते हैं हम, समेशन लगा देते हैं, ठीक है। अतः संपूर्ण पिंड या निकाय की, ठीक है, संपूर्ण निकाय या बॉडी की क्या गतिज ऊर्जा क्या होगी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कर लेंगे हम, समेशन ले लेंगे हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 1 से लेकर n तक लाई करेगी, ठीक है। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 1 से लेकर n तक। अगर आई की वैल्यू 1 है तो हाफ m1 v1 स्क्वायर पहले कण की गतिज ऊर्जा, आई की वैल्यू 2 है तो हाफ m2 v2 स्क्वायर, फिर समेशन का मतलब प्लस, फिर आई की वैल्यू 3 रखोगे तो हाफ m3 v3 स्क्वायर। सारे कणों की गतिज ऊर्जा को जोड़ दोगे ना, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दोगे ना तो पिंड की हमारे पास क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो E इज इक्वल टू, अब यहाँ देखना है ये जो समेशन होगा ना वो I के लिए, तो हाफ तो हम कहाँ लिख सकते हैं, समेशन से बाहर I इज इक्वल टू 1 to n तक, और ये हो गया हमारे पास क्या, m I, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास m I, और इसके बाद v i स्क्वायर, तो वी आई क्या है हमारे पास है, देखो ये है ओमेगा क्रॉस आर आई, यानी कि ओमेगा क्रॉस आर आई वेक्टर का क्या स्क्वायर। तो अब देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू हाफ, ई इज इक्वल टू क्या, हाफ, और समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस आर आई वेक्टर डॉट ओमेगा क्रॉस आर आई वेक्टर, ठीक है। इसको हमने किस में लिख दिया, डॉट में, क्योंकि ये डॉट को जब हम सोल्व करते हैं तो ये क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हाफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई ओमेगा क्रॉस आर आई डॉट ओमेगा क्रॉस आर आई बन जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने का मैथ में एक फॉर्मूला होता है क्या, कि a क्रॉस b को जब हम डॉट मल्टीप्लाई कराते हैं किसके साथ, a क्रॉस b के साथ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वल होता है ये होता है a डॉट, ये प्रूव हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी करेंगे हम, ठीक है। और अभी तो मैथ के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, b क्रॉस a क्रॉस b के क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमने किस में पढ़ा है, मैथ में, जहाँ आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हो। तो ये a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b इक्वल होता है a वेक्टर डॉट b क्रॉस a क्रॉस b क्रॉस के इक्वल होता है। तो अब हमें क्या सोल्व करना है, ओमेगा क्रॉस आर आई
ओमेगा क्रॉस आर आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ओमेगा क्रॉस आर आई वेक्टर के साथ। इसे ए मान लो, इसे बी, इसे ए और इसे बी मान लो। तो ए की जगह क्या है, ओमेगा है, डॉट बी की जगह क्या है, आर आई वेक्टर है, क्रॉस ए की जगह क्या है हमारे पास, ओमेगा है, क्रॉस बी की जगह क्या है, आर आई वेक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इसमें रखेंगे हम यहाँ पर, देखो इसमें जब हम रखेंगे तो ये बनेगा E इज इक्वल टू हाफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई, और ये ओमेगा क्रॉस आर आई डॉट ओमेगा क्रॉस आर आई की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डॉट, और ये एक और ब्रैकेट ले लेते हैं, ये एक और ब्रैकेट ले लेते हैं, आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आई वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टार्टिंग में ओमेगा क्रॉस आर आई को वापस से हम वी आई लिख दें तो क्या बन रहा है, ई इज इक्वल टू हाफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई ओमेगा वेक्टर डॉट आर आई क्रॉस, और ओमेगा क्रॉस आर आई किसके इक्वल है, वी आई के। कर दिया। अब ये देखो जो एम आई होता है ना, ये कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, द्रव्यमान कैसा होता है, अदिश राशि होती है। ठीक है, और अगर ये अदिश राशि होती है तो ये किसी के भी साथ हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू हाफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, ये ओमेगा है, डॉट आ रहा है, और ये आ रहा है हमारे पास आर आई क्रॉस एम आई को वी आई के साथ लिख देते हैं हम, एम आई इंटू क्या, वी आई। अब ये जो बन रहा है ना, ये क्या होता है, संवेग होता है, P बराबर से एम वी यानी एम आई इंटू क्या, वी आई। संवेग का फॉर्मूला हो गया, बस इसमें आई का मतलब क्या होता है, आईवा कण होता है। तो आईवे कण का क्या है, ये संवेग है। तो E इज इक्वल टू हाफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, और ओमेगा वेक्टर डॉट यहाँ लिख सकते हैं आर आई क्रॉस क्या, पी आई। अब देखो आर आई क्रॉस पी आई इज इक्वल टू क्या होता है, जे आई। आर क्रॉस पी किसके इक्वल होता है, कोणीय संवेग के, एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। बस आई का मतलब क्या है, ये केवल एक कण आई वे का है, और समेशन ले लेंगे तो सारे कणों का हो जाएगा। E इज इक्वल टू हाफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ओमेगा वेक्टर डॉट, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, जे आई लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं हम इसे, जे आई वेक्टर लिख सकते हैं। अब देखो E इज इक्वल टू, ये तो बन ही रहा है हमारे पास, ओमेगा डॉट क्या, जे आई बन रहा है। अब देखो ये एक फॉर्मूला सा बन रहा है हमारे पास। अब आगे देखो, इसमें जो समेशन है वो आई के लिए और आई जे आई में है, तो हाफ तो हम यहाँ लिख लेंगे, फिर ओमेगा वेक्टर लिख लेंगे, और फिर डॉट आ रहा है, समेशन किसके साथ लिखेंगे, आई इज इक्वल टू 1 to n जे आई वेक्टर। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, समेशन जे आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोणीय संवेग को, और समेशन लगाने का मतलब सारे कणों का कोणीय संवेग। आई की वैल्यू 1 रखोगे तो J1, फिर होता है समेशन का मतलब क्या, प्लस, फिर आई की वैल्यू 2 रखोगे तो दूसरे कण का कोणीय संवेग, आई की वैल्यू 3 रखोगे तो तीसरे कण का कोणीय संवेग। तो ये क्या है, पूरे निकाय का कोणीय संवेग है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं टोटल को। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू हाफ
ओमेगा वेक्टर डॉट जे वेक्टर, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। जो ऊर्जा आएगी ना हमारे पास वो कितनी आएगी, E इज इक्वल टू हाफ ओमेगा वेक्टर डॉट जे वेक्टर आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखो सीधा सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है और कुछ नहीं करना है इसमें, हमें एज इट इज़ बस सोल्व करना है हमें, है ना। अब देखो यहाँ हम एक रिलेशन को पता होना चाहिए। क्या कल की क्लास में हम बहुत बार लिख चुके हैं कि कोणीय संवेग के जो 3 घटक होते हैं, कौन कौन से, Jx, Jy और Jz। Jx क्या होता है, Ixx इंटू ओमेगा एक्स प्लस Ixy इंटू ओमेगा वाई प्लस Ixz इंटू क्या, ओमेगा जेड। Jy इज इक्वल टू Iyx इंटू ओमेगा एक्स प्लस Iyy इंटू ओमेगा वाई प्लस Iyz इंटू ओमेगा जेड। और Jz क्या होता है, Jzx इंटू ओमेगा एक्स प्लस Jzy इंटू ओमेगा वाई प्लस Jzz इंटू क्या, ओमेगा जेड होता है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं जो दो आई क्या होता था, जड़त्वागुण। दो अक्षों के सापेक्ष जो जड़त्वागुण है, एक्स एक्स का मतलब होता है केवल एक्स एक्स के सापेक्ष, वाई वाई का मतलब केवल वाई अक्ष के सापेक्ष, जेड जेड का मतलब केवल जेड अक्ष के सापेक्ष। आई एक्स वाई क्या है, एक्स और वाई के सापेक्ष जड़त्वागुण, और आई वाई एक्स भी एक्स और वाई के सापेक्ष जड़त्वागुण। इसको अगर हम कितना ले लें, 0 ले लें। इसको कितना ले लें हम, 0 ले लें। इसी तरीके से आई वाई जेड और आई जेड वाई, ये दोनों वाई और जेड के सापेक्ष जड़त्वागुण है, इसको भी हम क्या ले लें, 0। और आई जेड एक्स और आई एक्स जेड, इसको भी हम किसके इक्वल ले लें, 0 के इक्वल ले लें। ये कितने कितने अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण हैं, दो अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण हैं। तो हमारे पास अगर ये 0 हो जाए तो Jx क्या बनेगा, Jx बनेगा हमारे पास Ixx ओमेगा एक्स। Jy क्या बनेगा, Jy क्या बनेगा, Iyx इंटू ओमेगा एक्स। और Jz क्या बनेगा, Jz क्या बनेगा, ठीक है। ये क्या है, ये Jz आई, ठीक है, Izy और ये Izz। तो Jz क्या बनेगा, Izz इंटू ओमेगा जेड, ठीक है। Jy क्या बनेगा, Iyy इंटू ओमेगा वाई बनेगा। क्लियर है? तो इसमें तो हम क्या 0 रख देंगे, Ixy Ixz ये बनेगा। इसमें क्या रख देंगे, Iyx Iyz Iyy ओमेगा वाई बनेगा, Iyy ओमेगा वाई बनेगा, है ना। और तीसरे में हम क्या 0 रख देंगे, Izx Izy। तो Jz क्या बनेगा, Izz इंटू ओमेगा जेड बन जाएगा। सिंपल है। तो देखो इसको देखने पर आपको पता लग रहा है कि J तो क्या है, कोणीय संवेग है, I क्या है, जड़त्वागुण है, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। तो इसको देखने पर पता लग रहा है कि जो J होता है ना वो किसके इक्वल होता है, I ओमेगा के। J किसके इक्वल होता है हमारे पास, I ओमेगा के इक्वल होता है। सीधा पता लग रहा है, जब तो ये हमारे पास क्या बन रही थी, टर्म बन रही थी, बन गई। J इज इक्वल टू आई एक्स एक्स इंटू ओमेगा वाई आई वाई वाई। आई क्या है, जड़त्वागुण, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, और J क्या है, कोणीय संवेग। तो J इज इक्वल टू क्या बन रहा है, आई ओमेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, E इज इक्वल टू हाफ ओमेगा वेक्टर डॉट और J की वैल्यू आई ओमेगा। अब देखो E इज इक्वल टू हाफ, हाई अलग आएगा, ओमेगा डॉट ओमेगा, और ओमेगा डॉट ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। ए डॉट ए
किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर के। तो E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास, घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बनता है। बना लोगे। अब देखो इसमें ये वाली वैल्यूज भी रख सकते हैं हम, जे एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स ओमेगा वाई, जे वाई इज इक्वल टू आई वाई वाई इंटू ओमेगा वाई, और जे जेड इज इक्वल टू हाई जेड जेड ओमेगा जेड। कैसे लिख सकते हैं, ये कोणीय संवेग का x घटक है, y घटक है और z घटक है। x y z क्या है, ये कंपोनेंट है। तो अगर हम वेक्टर में लिखें तो j वेक्टर क्या होने वाला है हमारे पास, जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप। ऐसे लिखते हैं ना, कोई भी वेक्टर है, कोई भी सदिश है, उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, कितने घटक होते हैं हमारे पास, 3 घटक होते हैं। कौन कौन से, एक तो एक्स अक्ष वाला, एक वाई अक्ष वाला और एक जेड अक्ष वाला। ठीक है, 3 घटक होते हैं। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू जे एक्स क्या होगा, देखो आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आई कैप, क्लियर है। जे वाई क्या होगा, आई वाई वाई आई वाई वाई ओमेगा वाई जे कैप, और जे जेड क्या होगा, आई जेड जेड ओमेगा जेड इंटू के कैप होगा। एज इट इज हम लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें। ये जे एक्स है, ये जे वाई है और जे एड है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, जे वेक्टर की वैल्यू आ गई। और ओमेगा की भी वैल्यू होती है हमारे पास। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी अगर घटकों में लिखें तो, ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप ओमेगा जेड के कैप। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट से जो गतिज ऊर्जा है उसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, क्या, हाफ और ओमेगा वेक्टर की वैल्यू ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, जे वेक्टर के साथ। और ये क्या है, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स हाई कैप प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई जे कैप प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड इंटू क्या, के कैप। तो E इज इक्वल टू हाफ आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, आई कैप डॉट आई कैप एक होता है, तो ये बनेगा आई एक्स एक्स और ओमेगा एक्स इंटू ओमेगा एक्स स्क्वायर, प्लस जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन रहा है आई वाई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर, और थर्ड ओमेगा जेड को ओमेगा जेड से करते हैं, तो आई जेड जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी हमारे पास घूर्णन गतिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से हम किसका फॉर्मूला बना लेते हैं, घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ये तो हो गया हमारे पास क्या, घूर्णन गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं दृढ़ पिंड के लिए, दृढ़ पिंड के लिए, दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण, दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी, ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी। ठीक है, तो दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण निकालते हैं। तो देखो इसके लिए हम एक रिलेशन देखते हैं, क्या
हम जानते हैं कि बल, आघूर्ण व कोणीय संवेग में संबंध, कोणीय संवेग में संबंध, यानी कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या संबंध होता है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि टो इज इक्वल टू होता है डी जे वेक्टर अपॉन डी टी, जहाँ जे वेक्टर क्या है, पिंड का कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम है, और टो जो है वो पिंड पर कार्यरत क्या है, बलागुण है, टॉर्क है। ठीक है, इसे हम इक्वेशन क्या देते हैं, फर्स्ट दे देते हैं। फिर अभी अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा है क्या, कि कोणीय संवेग जो है जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा होता है। इक्वेशन नंबर 2, जे तो कोणीय संवेग है ही, लिख लिया हमने। आई क्या होता है हमारे पास, घूर्णन गति में जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो इसको हम किस में रखते हैं, फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जे की वैल्यू को जब हम रखेंगे तो क्या बनेगा, टो इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी आई ओमेगा। तो आई क्या होता है, नियत होता है, तो आई को हमने इस डिफरेंशियल से बाहर ले लिया, डी अपॉन डी टी क्या हो गया हमारे पास, आई हो गया। तो टो इज इक्वल टू क्या आएगा, आई, और कोणीय वेग डी ओमेगा अपॉन डी टी, कोणीय वेग में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं, या फिर हम इसे बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, अल्फा से। अल्फा क्या है हमारे पास, कोणीय त्वरण है। ठीक है, अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण है, और आई जड़त्वाघूर्ण है हमारे पास। तो ये जो रिलेशन होता है ना, ये डेड पिंड का कोणीय गति का समीकरण कहलाता है। यह है डेड पिंड का कोणीय गति का समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। यानी कि ये इक्वेशन किसकी है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। ठीक है, जब कोई पिंड क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, रोटेट मोशन हो रहा है उसमें, तो उसको हम किस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टो इज इक्वल टू आई अल्फा। क्लियर है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।